Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Domestic stock indices fall more than 1.5%. Sensex closes near 54,800 points. Nifty finishes near 16,400 level. Rupee plunges to 76 rupees and 92 paise against the US dollar. Global stocks witness big losses and Brent crude oil prices rise above $113 per barrel. घरेलू शेयर बाजार 1.5% से अधिक की गिरावट में रहे। सेंसेक्स 54,800 के करीब और निफ्टी 16,400 के करीब हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले आई भारी गिरावट के चलते 76 रुपये 92 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों में तीव्र गिरावट दर्ज हुई और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $113 प्रति बैरल के ऊपर पहुंचा। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। सेंसेक्स और निफ्टी आज 1.5% से अधिक की गिरावट में रहे। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच दोनों सूचकांक मंदी में रहे। सेंसेक्स 54,800 के करीब और निफ्टी 16,400 के आसपास बंद हुए। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.56% की मंदी से 867 अंक कम होकर 54,836 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.63% की गिरावट से 271 अंक टूटकर 16,411 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां गिरावट सेंसेक्स के मुकाबले अधिक रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक 2.06% के नुकसान पर बंद हुआ और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.1% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today plunged more than 1.5%. Both stock indices declined amid negative global cues. Sensex closed near 54,800 points, while Nifty settled near 16,400 level. Sensex tumbled by 867 points, 1.56%, to finish at 54,836, while Nifty fell by 271 points, 1.63%, to end at 16,411. In the broader market at the BSE, the mid-cap and the small-cap indices underperformed the Sensex. The mid-cap index fell by 2.06% and the small-cap index ended 2.1% down. In the Sensex pack, 6 companies logged gains while 24 declined. Tech Mahindra gained the most as it rose by 2.2%, followed by Power Grid, which added 1.9%. ITC climbed by 1.8%. On the other hand, Bajaj Finance declined by 4.9%, Axis Bank fell 4.1%, and Bajaj Financial Services ended 3.5% down. In sectoral indices at the BSE, 17 out of the 19 indices fell. Power and utilities indices gained 0.6%. On the other side, Realty Index plunged 3.5%, Metal Index tumbled 3.1%, and Basic Materials Index declined 2.8%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 758 companies gained, while 2,615 companies fell. Shares of 87 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 66 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 76 रुपये 92 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.43% की मंदी से 103.3 पर था। और अब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में। धन्यवाद सोनू। पुनीत, आज सेंसेक्स में खासी गिरावट आई है और ब्रॉड बेस्ड गिरावट हम देख रहे हैं। इसके पीछे आप किन कारणों को प्रमुख मानते हैं और आगे क्या आउटलुक दिखाई देती है? तो सोनू, यदि हम आज के बाजार को देखें तो करीब करीब सभी तरफ से जो इकोनॉमिक न्यूज थी वो अच्छी नहीं थी, नेगेटिव थी। आपने मार्केट की बात करी, स्टॉक मार्केट में काफी गिरावट आई। साथ में रुपए में हमने गिरावट देखी, करीब रिकॉर्ड स्तर जो लोएस्ट एवर लेवल है 76.9798 वो करीब 77 के आसपास पहुंच गया। तो और यदि हम देखें तो ये जो पूरा सप्ताह रहा ये इसमें नेगेटिव न्यूज का फ्लो बहुत रहा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सरप्राइज या शॉकिंग इंटरेस्ट रेट मूव की बात करें, यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी किया और साथ में वार्निंग दी कि भाई आने वाले समय में भी लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रहेगा और वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो मैं कच्चे तेल की कीमत जो है वो भी 113-114 डॉलर पहुंच गई। तो आप यदि देखें तो पूरा जो इकोनॉमिक इस वक्त लैंडस्केप है उसमें काफी चिंताएं बनी हुई हैं, इन्फ्लेशन हाई है और यही कारण है कि ये आज का बाजार में गिरावट देखी। और यदि हम पूरे सप्ताह को देखें तो करीब 4% की पूरे सप्ताह में निफ्टी में गिरावट आई और ये चौथा हफ्ता लगातार है, दिस इज द फोर्थ वीक इन अ रो जब स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी और करीब करीब अब पिछले 4 हफ्ते में 10% निफ्टी गिर चुका है। तो मैं कहूंगा कि काफी बाजार में प्रेशर है हर तरफ से डेफिनेटली और मुझे लगता है कि आज का बाजार भी नेचुरली नर्वसनेस को दर्शाता है जो इन्वेस्टर्स के मन में है। Puneet, will this pressure continue? FIIs were the net sellers of 5,517 crore rupees as net sellers. What happens when the markets open next week? Will it be influenced by what's happening in the US? Will there be a fall there? It fell between 3 and 5%. NASDAQ fell by more than 5%. The other two main indices, S&P and Dow Jones, fell by 3%. And do you see the LIC IPO as another pressure factor, easing out liquidity from the market? So how does an investor approach next week? So first thing, I think LIC is not putting any extra pressure on this market. I think the investors who are putting in money there are there for longer term. Nobody expects a very big pop-up gain in LIC, but I think it's quite a nice value pick for long-term investors. So I don't think LIC is weighing on this market. Basically, if you see the entire commentary around the financial markets, not just the stock markets, is pretty negative right now. And unless that commentary changes significantly, unless we feel that inflation is ebbing down, unless we feel that the central banks will let up on interest rate increases, I don't think the direction of the market will change dramatically. We might see a pullback next week. I just mentioned that in India, we've seen a 10% fall in markets, in indices over the last 4 weeks. There could be a technical rebound, there could be a bounce back, but I don't see the direction changing significantly for the next couple of months largely because the economic news will remain like this and inflows will remain slow. However, I feel that over the next couple of weeks or a couple of months, we might see emergence of value buyers in this market because some of the stocks are really getting into that territory. They're becoming attractive. Long-term investors will get in, but of course they will buy slowly. They will not be aggressive. And therefore, I feel that there may be some scope for value buying in the coming weeks, but I don't see a very big bounce back. Even if there will be a bounce back, I think it will be sold into. So my guess is that markets are going to trade in a narrow range and with a possible downside correction further. जैसा आपने कहा कि सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड जो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग आरबीआई, यूएस फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सबने अपने जो रेट्स हैं उनको बढ़ाया है, इंटरेस्ट रेट्स को, लेकिन इस बैकड्रॉप में बढ़ाया है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कहें कि जो भी लेवल्स थे हमारा जैसे 6% का अपर बैंड था उससे ऊपर चला गया। सो आपको लगता है कि इसके पीछे जो एक इंटेंट है उसको जब मार्केट डाइजेस्ट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अप्रिशिएट करे इस स्टेप को कि इन्फ्लेशन फाइटिंग एक कहें कि एक प्रो एक्टिव वे में हो रही है। नहीं, बिल्कुल सोनू, देखिए ये सब समझते हैं कि ये स्टेप्स उठाना जरूरी है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज सेंट्रल बैंक फॉर डूइंग दिस मच। इनफैक्ट काफी लोगों का तो मानना यह है कि शायद ये कदम पहले उठाए जा सकते थे, पर मैं भी खैर वो नहीं मानता कि व्हेन वी लुक बैक और हम सोचे कि ये कदम पहले क्यों नहीं उठाए। कुल मिलाकर मैं मानता हूं कि कदम जरूरी है और लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टर्की में आज ही डेटा आया है और टर्की जैसे देश में इन्फ्लेशन रेट 70% हो गया है और टर्की में वहां के जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो बड़े डिफाइंड थे। वो कहते थे नहीं, हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, हम मनी सप्लाई हाई रखेंगे। उसका नतीजा यह है कि वहां पर 70% इन्फ्लेशन रेट आ गया है।
तो डेफिनेटली इट विल हर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। वहां जो गरीब आदमी है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कुछ भी सामान खरीदना। तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन को लड़ना बहुत जरूरी है। एसेट प्राइसेस को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, and I think market understands it. But of course, in the short term, market will sell off because there's less liquidity in the market. और आपको लगता है कि अभी अगले सप्ताह थर्सडे यानी 12 तारीख को जो अप्रैल के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के फिगर्स आने वाले हैं वो बहुत क्रूशियल रहेंगे अभी के माहौल में, और वो शायद आरबीआई के आगे का जो पॉलिसी है, जून में उनकी मीटिंग होने वाली है, उसमें वो क्या डिसीजन लेते हैं उसको डिटर्मिन करेंगे? बिल्कुल सोनू, देखिए अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा, इंडिया में भी इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है, इंग्लैंड के भी इन्फ्लेशन डेटा है। तो काफी बड़े देश के जो इन्फ्लेशन डेटा है अप्रैल का वो हमारे सामने अगले सप्ताह आएगा। ये मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इंडिया में वो इन्फ्लेशन डेटा काफी ऊपर आएगा, और तभी आरबीआई ने जो एक कदम उठाया पिछले सप्ताह वो मुझे लगता है उसी एंटीसिपेशन में उठाया है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी क्या होगी बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, और वही डिटर्मिन करेगा कि कितनी टाइटनिंग होगी सेंट्रल बैंक्स के द्वारा और स्टॉक मार्केट में उसका कितना असर होगा। तो डेफिनेटली जो डेटा है इन्फ्लेशन का नेक्स्ट वीक वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक फर्दर असेसमेंट ऑफ द मार्केट मूव। Well, Puneet, you spoke about a technical correction in the cash market. I'm talking about how the equity market will perform. What is the F&O market telling you for the week on Thursday? So, Arjun, F&O market is also doing the same thing. If we see across the market, in fact, some of the stocks have now gone into discounts, despite the fact that some corporate results have been very good. In fact, today, Canara Bank came out with results which are very impressive. And what really impresses me is the fact that for the first time, this is a PSU bank, a very large bank. They have, after many years, they have declared a dividend of 6.5 rupees. So a PSU bank declaring such a large dividend, I think it's very good news. It shows that there is fundamental strength in the economy. So I'm not concerned about long-term health of the markets and of the economy. But definitely, I think in the shorter term, all these factors are playing into the investor sentiment, and therefore we see this kind of trend. What's the level that you see of further correction, just for the sake of our listeners who are tuned into this program? Arjun, always very difficult. I don't want to kind of. It's very difficult, in fact. It's not that I'm capable of doing it. But a lot of people feel that another 5 to 10% is possible over 3-4 months. I'm not saying it will go down straight to by 5-10%. My own sense is that markets will be very volatile. They'll go up and go down. But generally speaking, if you ask me, I think the direction will remain down. And over the next 3 to 4 months, we could see another 5 to 7 fall from the current levels. And only after that will we see sustained long-term buying by value funds. So, पुनीत, जो आपने भी कहा कि वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं इस बाजार में, और जैसा आप कह रहे हैं कि आगे और क्रिएट होंगी अगर 5 to 10% और गिरता है बाजार, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां आपको लगता है कि अब अट्रैक्टिव हैं वैल्यूएशंस, और जहां इन्वेस्टर्स को शायद ज्यादा ध्यान देना चाहिए पिकअप करने में अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स के? हाँ, सो बिल्कुल ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब भी हमने बाजारों में ऐसी गिरावट देखी है या ऐसी उथल पुथल देखी है, उसके बाद एक तो बाजारों में अच्छी तेजियां हमने देखी हैं। तो जब निवेशक इससे मायूस ना हो, क्योंकि जब भी बाजारों में बहुत बड़ी करेक्शन हुई है 10-20% की, उसके बाद उसके का समय जो रहा है वो बड़ा अच्छा रहा है, और वो जरूरी है कि हम वो स्मार्टली हम इन्वेस्ट करें अगले 2-3 महीनों में, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अभी जो हमें लगता है कि जो सेक्टर्स पीक आउट हो गए हैं, जहाँ बहुत बड़ा प्रॉफिट आया है और अब आगे हमें कम प्रॉफिट लगता है, वो जैसे कमोडिटीज है, तो स्टील की बात करें या कॉपर, एल्यूमिनियम, इस तरह के क्षेत्रों की बात करें, तो मुझे लगता है कि वहां पर प्रॉफिट जो है वो साइकिल जो है पीक आउट हो गई है। और अब जो आने वाले समय में जहां पर बहुत अच्छा हमको एक वैल्यू मिल सकती है, तो फाइनेंशियल्स जो है, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र, जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, हमने देखा है कि बैंकिंग क्षेत्र के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो बैंकिंग मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत अट्रैक्टिव हैं, और उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। जहां भी अच्छे रिजल्ट आपको दिखाई दें वहां आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन वो एक अच्छा सेक्टर लगता है मुझे। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, रियल्टी सेक्टर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है कंपनीज की, वहां पर हम लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रोथ आ सकती है, वहां पर एक मुझे लगता है अट्रैक्टिव होगा।
और खासतौर से जो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं वो कमोडिटीज रिलेटेड जो है वहां पर हम मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और इन क्षेत्रों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. We'll be heading for a short commercial break, so please stay tuned on Market Mantra. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी. आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से. लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान. अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग. डायल कीजिए 870-001-4242. नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242. Welcome back to Market Mantra. We're discussing about market performance with our financial expert, Puneet Jain. Puneet, once again, a warm welcome to you on the program. We're asking about market performance. Power Index, in fact, went up by 0.5%. Other beta stocks like metal went down by 3%. Market going down, they're going down further. Why did Power Index go up by 0.5%? So power was the only sector which outperformed the market today, and the reason is very clear. There's a huge demand for power in India right now because of weather conditions, and there's a shortage of power for a variety of reasons. And therefore, government has very recently asked all power companies, even those plants which have been shut down because of various economic issues, government has asked all plants to start operating at full capacity because there is a huge demand for power. It cannot be satisfied right now. So I think power companies will be able to sell and operate at 100%, near 100% capacity. They can sell the entire produce, and the prices they will get is also good. Secondly, I think they're pressing the state governments to pay back dues because they're saying that if you don't pay us the previous dues, then we may not be able to supply electricity. So they could recover a lot of money. So my own sense is that given the huge demand for power and the urgency that the central government has attached to power generation, these companies are likely to do very well in the current quarter. एक और सेक्टर, ऑटो सेक्टर पर आपकी ओपिनियन चाहेंगे. कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली लगभग 80% पैसेंजर व्हीकल्स की जो खरीदारी है वो फाइनेंसिंग के थ्रू की जाती है. सो आपको लगता है कि ये जो रेट हाइक की साइकिल शुरू हुई है उससे इस सेक्टर में डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ेगा? सो देखिए, कंज्यूमर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ता. ये क्योंकि अगर आपका रिवर्स ले, मान के चलिए कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम आ रहे थे तो कोई डिमांड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी उसकी. तो मुझे लगता है ये सेंटिमेंट से रिलेटेड है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है. और हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड थोड़ी कम है पीछे दिनों. तो इंटरेस्ट रेट्स का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा. जैसे ही हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखेंगे, यानी जीडीपी ग्रोथ अगर आता है, आमदनी बढ़ती है, तो उसका डिमांड बढ़नी चाहिए. तो मुझे लगता है इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा है, एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा है, rather than interest rates. Today, the realty sector also went down by 3%. It's in a sector that's been doing well in terms of providing housing and commercial space. Why? So, in fact, realty sector stocks are usually interest rate sensitive. So whenever interest rates go up, we do see some kind of a decline in demand for real estate. Only thing is that in India, the real estate sector has shown a revival after many years. And the sector is also consolidated. So a lot of small builders are now out of the market. The market is dominated by few large, financially strong builders. They're able to sustain growth and sustain higher interest rates also. So my sense is that today, of course, was a day when people wanted to book profits, take some money off the table. So realty sector stocks saw selling. However, I think that in the long term, these stocks are okay, and they would become attractively priced if they decline any further. पुनीत, आपने करेंसी की अभी बात की थी. अमेरिकी डॉलर 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. 103.3 हो गया है डॉलर इंडेक्स. एंड जैसे आपने कहा था कि ऑलमोस्ट 77 रुपीज पर डॉलर को टच कर रहा है रुपी का रेट. सो एक्सचेंज रेट, ऐसे में अभी आप कैसे देखते हैं रुपए में जो ये गिरावट आ रही है? क्या ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी खबर है? कौन से सेक्टर्स को इससे फायदा होगा, किनको नुकसान होगा?
देखिए, एक्सपोर्ट्स के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि करीब करीब सभी करेंसीज में गिरावट आई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, युआन चाइनीज करेंसी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी, कल उसमें बहुत बड़ी गिरावट आई थी और वो करीब करीब 6.7 पहुंच गई, जो कि 6.7 टू द डॉलर, यानी 6.7 युआन इक्वल टू $1, और ये काफी बड़ी गिरावट है और काफी स्टेबल करेंसी रहती थी, 6.5 के नीचे रहती थी। तो यदि हम देखें तो कॉम्पिटिटिव, क्योंकि सारी करेंसीज गिरी है, उससे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा नहीं होता क्योंकि आपकी कॉम्पिटिंग एक्सपोर्टर को भी उसका बेनिफिट मिलता है। पर मुझे लगता है कि अगर मैं सब कुछ देखता हूँ, ये देखता हूँ कि रुपए डॉलर में कितनी बड़ी बढ़त आई है, $104 के करीब इंडेक्स के करीब पहुंच गया है, तो रुपया हैज मेंटेन्ड इटसेल्फ वेरी वेल। हमारे पास काफी बड़े रिजर्व्स हैं, $600 बिलियन के अभी भी रिजर्व्स इंडिया के बरकरार हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ से मुझे गिरावट तो नहीं लगती रुपए में, पर डेफिनेटली आने वाले समय, कुछ समय तक डॉलर विल रिमेन स्ट्रांग। हालांकि अमेरिका के लिए चिंता का विषय है क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा तेज रहता है तो अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है क्योंकि उनके इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और उनके एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। तो अमेरिका के लिए रिवर्स डायरेक्शन में इसका इम्पैक्ट आता है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित जरूर होगा और डॉलर इंडेक्स को नीचे लाना चाहेगा। और इससे पहले कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़ें, आपकी छोटी सी टिप्पणी, जो पीएमआई फिगर्स आए हैं सर्विसेज का अप्रैल में 57.9 हो गया है, 5 मंथ हाई, एंड ये आपको लगता है कि इंडिकेटर है कि सर्विसेज ने भी पिकअप कर लिया है भारत में? हाँ, बिल्कुल। तो आप जीडीपी डेटा अगर पिछले एक वर्ष का देखें तो हमारे जो सर्विसेज सेक्टर था वो ग्रोथ नहीं दिखा रहा था। और सर्विसेज सेक्टर में आप समझते हैं कि कई कंपनीज हैं, टूरिज्म सेक्टर है, टेलीकॉम है, इस तरह के जो काफी क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, ये सब सर्विसेज सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं थी। तो मुझे बल्कि काफी इससे खुशी हुई कि अगर सर्विसेज सेक्टर भी पिकअप करता है तो आने वाले टाइम में हम जीडीपी ग्रोथ अच्छी देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और जीडीपी बढ़ेगा तो बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है ये काफी सिल्वर लाइनिंग है, अच्छी खबर है। आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। अमेरिका में ब्याज दरों में अतिरिक्त बढ़ोतरी के अनुमानों के चलते वैश्विक शेयर बाजारों में आज भारी गिरावट आ गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना था कि इक्विटी बाजार अगले महीने यूएस फेड द्वारा अपनी ब्याज दर में 0.75% की वृद्धि करने की संभावना को 90% से अधिक आंक रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी डॉलर 20 वर्षों के उच्चतम स्तर को छू गया। फेडरल रिजर्व द्वारा इस सप्ताह अपनी ब्याज दर में 0.5% की बढ़ोतरी करने के बाद अमेरिकी डॉलर लगातार 5वें सप्ताह मजबूती की ओर बढ़ रहा था। एशियाई बाजारों में गिरावट इन चिंताओं के चलते भी आई कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी से आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। हांगकांग के हैंगसेंग में 3.8% की तीव्र गिरावट रही और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक 2.2% के भारी नुकसान में रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स में 1.6% और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.2% की गिरावट दर्ज हुई। केवल जापान का निकेई सूचकांक 0.7% की बढ़त में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां भी गिरावट का रुख था। लंदन का फुट्सी 0.9%, फ्रांस का कैक 1.4% और जर्मनी का डैक्स 1.3% के नुकसान पर थे। Briefly, your comment on China's zero COVID policy. What is the impact on supply disruption? We're talking about inflation that has been the headline topic so far in today's both Money Matters and Market Mantra. Briefly, your comments on it. So clearly one of the chief reasons for the inflationary pressures right now across the world and particularly in Asia is because of disruptions in China. And the largest industrial centers like Shanghai, like Beijing, they're all going through a lockdown. And the Chinese economy is not just functioning in normal course. And right now it's very important for the global economy that it continues to manufacture and supply raw materials to the global economy. So it is one of the major factors, and one of the reasons I expect inflationary pressures to come down towards the end of this year is because I expect China to start reopening sometime next month and to continue the process of normalization. Right. So right now, Chinese zero COVID policy is really hurting the global economy. Moving on to the U.S. stock market, the Dow Jones Industrial Average Index declined by 3.1%, the S&P 500 tumbled 3.6%, and the Nasdaq Composite Index plunged 5% yesterday. U.S. stocks ended sharply lower yesterday amid concerns that the Fed Reserve's interest rate hike the previous day would not be enough to tame surging inflation, and the Fed could hike rates next month also. All three main Wall Street benchmarks erased gains made during a relief rally in the previous session, with the Nasdaq posting its biggest one-day percentage
percentage decline since June 2020 and its lowest finish since November 2020. Moving on to the oil market, oil prices today climbed for a third straight session. Crude prices rose, shrugging off concerns about global economic growth as impending European Union sanctions on Russian oil raise the prospect of tighter supply. In intraday trade, Brent crude was trading around $113.10 per barrel, while WTI crude prices were at $110.30 per barrel. Puneet, your views on the Ukraine crisis and further tightening of sanctions against Russia. How long will this play out? Because the West, including Europe and North America, are already suffering from it. And how do you see Russia being punished further? And when do you see an end to it? So clearly, European Union and the West is hardening their stance against Russia, and they're not going to let up easily. In fact, Europe is now preparing to wean itself away from Russian gas and oil. Which means that their demand for other sources of oil and gas will increase, and therefore we're seeing increase in oil prices across the world. Whereas Russian oil, of course, will be in surplus, but it will be difficult to sell for Russia. Going forward, I think I do not know how long it will last. It may be a few months, definitely. But OPEC, which has been playing the game together with Russia, I think at some point of time they will have to wake up to the fact that playing this game along with Russia is going to hurt them in the long term. Because oil markets will get hurt and consumers will get hurt, which is not good for the oil producers also. So I think, but it may take a few months before they realize this, and we might see some unwinding of this game. But I think we are in for a very, very wild ride for next few months on the oil front. तो आपको लगता है कि ओपेक पर कुछ प्रेशर डाला जा सकता है वर्ल्ड लेवल पर ताकि वो अपनी सप्लाई बढ़ाएं? देखिए, प्रेशर तो डाला जा रहा है और बड़ी सरप्राइजिंग बात मैं बताता हूं आपको। अभी ओपेक ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो करीब 500,000 बैरल्स पर डे से बढ़ाएंगे। हालांकि बड़ी छोटी सी, बहुत ज्यादा वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे, जानबूझ के वो टाइट रख रहे हैं ऑयल प्राइसेस को, मैनिपुलेट कर रहे हैं ऊपर। उसके बावजूद जो प्रोडक्शन डेटा आया उसमें दिखाई देता है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं बढ़ाया, उन्होंने वो 500,000 बैरल्स भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई। तो क्लियरली ओपेक जो है वो सबका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है कि प्राइसेस को बढ़ाएं और हम सप्लाई को टाइट रखें। पर मैं नहीं जानता कि वो कितनी देर तक इस गेम को खेल सकते हैं, शायद कुछ हफ्ते, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ओपेक इस चीज को दे कैन नॉट कीप इट अप। Briefly, what is India's negotiation for sub $70 per barrel discount that is demanding from Russia? So, first of all, India is not a big importer of oil from Russia. In fact, the biggest importer of oil from Russia, surprisingly, has been USA. If you look at the data from March and April, it is the USA which has imported the largest amount of oil from Russia. After that, it was European countries. India's imports from Russia are very small quantities in any case, and I don't think we are going to import much oil from Russia. There has been talk of India asking for large discounts. But again, I mean, given the basket of Indian imports, Russian oil does not play a very big role, and India could easily negotiate or could forego this oil also. आइए अब चलते हैं प्रेशियस मेटल्स की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाला सोना 375 रुपए की बढ़त से 51,275 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मई अनुबंध वाली चांदी भी 220 रुपए की वृद्धि से 62,555 रुपए प्रति किलो पर थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में दिन के कारोबार में सोना तेजी के साथ $1,883.70 प्रति आउंस पर था। चांदी भी बढ़त दर्ज करती हुई $22.50 प्रति आउंस पर थी। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी शामिल होने के लिए आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनो। And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices fall more than 1.5%. Sensex closes near 54,800 points. Nifty finishes near 17,400 level. Rupee plunges to 76 rupees and 92 paise against the US dollar. Global stocks witness big losses, and Brent crude oil prices rise above $113 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.